नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 85 और आज की चर्चा है आज के सबसे हॉट टॉपिक यानी बिहार विधानसभा चुनाव पर। बिहार विधानसभा चुनाव जो कि 10 अक्टूबर को अपने नामांकन के साथ शुरू हुआ था, आज अपने शीर्ष मुकाम पर पहुंच चुका है, क्योंकि कल यानी 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में किया जा रहा है। पहला चरण जिसमें 121 सीटें और इसके बाद दूसरा चरण जिसमें 122 सीटें हैं। कुल 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहा है और पहले चरण में 121 सीटें हैं। 121 सीटें ये बिहार की 18 जिलों को कवर करती हैं और करीब 4.25 करोड़ मतदाता ये पहले चरण में अपना वोट डालेगा। तो बड़ा महत्वपूर्ण चरण है पहला चरण। और अगर हम इसके इतिहास पे चले जाएं पिछले बार के, तो पिछली बार जैसा कि आप जान रहे हैं कि 3 मुख्य दल या गठबंधन हम कह लें जो बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्य रूप से भाग ले रहे हैं। एक तो एनडीए गठबंधन जो 121 सीटों पर 121 उम्मीदवार उसके लड़ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो इन 121 सीटों पर 126 उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के हैं। वहीं जन स्वराज पार्टी के इन 121 सीटों पर 119 उम्मीदवार मैदान में है। तो इस तरीके से ये एक तरीके से त्रिकोणीय संघर्ष भी कहा जा सकता है कुछ सीटों पर, और कुछ सीटों पर 1 to 1 की फाइट है। तो ये एक संक्षिप्त सा इतिहास है। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में इन्हीं 121 सीटों पर 60 सीटें एनडीए गठबंधन को मिली थी, वहीं 61 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली थी। लेकिन इस बार स्थितियां बदली हुई हैं। पिछले चुनाव का एक बेस है, लेकिन ये बेस क्या इस चुनाव में भी काम करेगा या इससे उलट नतीजे हमें दिखाई पड़ेंगे, ये आज चर्चा का विषय रहेगा। ये भी चर्चा का एक महत्वपूर्ण भाग है। हमारे साथ भाग ले रहे हैं प्रमुख राजनीतिक विश्लेषक ओपी यादव जी, और इसी के साथ बिहार दौरे से अभी अभी लौटे और राजनीतिक विश्लेषण में अहम स्थान रखने वाले संदीप पांडे जी। संदीप पांडे जी चूंकि तुरंत अभी बिहार से आए हुए हैं और ताजा स्थिति बिहार की क्या है, क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, आइए हम बात करते हैं संदीप जी से। संदीप जी, जैसा कि आप अभी बिहार से आ रहे हैं जी, तो मौजूदा जो ग्राउंड पे क्या स्थिति है? ऐसे तो टीवी सोशल मीडिया इस पे तो एक बड़ी गहमी बड़ी गर्माहट दिखाई पड़ रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या आप ग्राउंड पे क्या देख रहे हैं? देखिए, जो एक सबसे बड़ी बात है कि दोनों गठबंधन की जो आपने बात की जी, दो अगर पार्टी वाइज जाएंगे, ऊपर से चलते हैं, आपकी बात से शुरू करते हैं। तो बीजेपी में क्या है, बीजेपी अपने उसके घर में क्या हो रहा है ये वो बाहर नहीं जाने देती। जैसे आपस में वो कुछ भी कर लेंगे, मतलब घर की लड़ाई घर में ही रहती है, लड़ लेते हैं। हाँ, और बाहर मैसेज नहीं जाता है, जबकि अंतर्द्वंद उनके यहाँ बहुत भयंकर है, बहुत बड़े लेवल पे है और बहुत कला की पराकाष्ठा है। लेकिन पब्लिक में अब यही देखिए आप, 121 में 121 कैंडिडेट है उनके, और इनके 121 में 126 है, यानी 5 जो एक्स्ट्रा 5 सीट है वहां पे आप खुद ही लड़ रहे। तो बीजेपी तो ऐसे ही मजा ले रही है, तू ही लड़ रहे, तो मैं आपस में ही लड़ लो। तो एक ये बात है। दूसरा क्या है, जो ग्राउंड की रियलिटी है जो मीडिया नहीं दिखाएगी, मीडिया को मैं कुछ कहूंगा नहीं, पूरी दुनिया वाकिफ है इस बात से, लेकिन ग्राउंड पे स्थिति बहुत भाजपा के फेवर में नहीं है। जो ग्राउंड की जो स्थिति है वो बहुत भाजपा के फेवर में नहीं है। अच्छा। अब वहां पे क्या हो रहा है, जो समीकरण साधने की जो बात है, अब भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। अब इससे अंदाजा आप लगा लीजिए कि भाजपा ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो आदमी इस स्तर पे जाके चीजों को तब करता है जब उसको ग्राउंड से ये पता होता है कि हमारा ग्राउंड ठीक नहीं है, और एग्जैक्टली नहीं ठीक है, उनके खुद के कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं है। अच्छा, ये बेसिक प्रॉब्लम है। जो पार्टी तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड पार्टी बनी जाती है, सारी चीजें हैं। अब उसका क्या कारण क्या लगता है? मैं बता, कार्यकर्ताओं जैसे आप
किसी चीज को आप बहुत बड़े वादे करें, जैसे मैं आपके पास आया या कहीं आप गए और मैंने कहा कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, है ना, और एक लंबा टाइम आपको मिला, ठीक है, और वो हुआ नहीं। बिहार में मैं तो गांव गांव गया, स्थिति बहुत ऐसी है नहीं जैसा परसेप्शन दिखाया, तो लोगों में वही पलायन, वही सही रोजगार का वही हाल है, तो लोग नाराज हैं। तो अब जैसे हो क्या रहा है कि जैसे आपको मुझे समझाना है, मैं कह रहा हूं मैं दुखी हूं, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अब कार्यकर्ता भाई क्या समझाया वहां पे, क्या बोले, मतलब तो अब क्या हो रहा है, इनके पास सिर्फ एक पॉइंट रह गया, जंगल राज। आप देखिए पूरे, आप देखेंगे पूरे प्रचार में तो एक ही पॉइंट है बीजेपी के तरफ से कि जंगल राज आ जाएगा। एक लाइन का है इनका पूरा कैंपेन, बार बार एक ही लाइन कि वो आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा, हम क्या करेंगे इसकी कोई बात नहीं है। तो मतलब दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, एक तो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है, काफी समय से सत्ता में रहा एनडीए गठबंधन, तो उसके कारण जो जनता में एक नाराजगी है, जनता निराश है, कार्यकर्ता भी निराश है, एक चीज। और दूसरी चीज जो आप बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसा इन्होंने खास किया नहीं है जो दिखाने के लिए या जो बताने के लिए चुनाव में इनके पास प्रचार के लिए हो, तो ये जंगल राज वाली बात को उठा रहे हैं केवल। ये दो चीजें आपको ग्राउंड पे नजर आई। जी जी। ओपीएल जैसे अभी पांडे जी ने बताया कि ग्राउंड पे ये दो चीजें नजर आ रही है, लेकिन जब हम टीवी, अखबार और सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं तो वहां पर एक अजीब सी चीज दूसरी हमें दिखाई पड़ रही है, और वो खास तौर से बात करें तो वहां पर लग रहा है कि जैसे पूरा का पूरा चुनाव ही विकास के मुद्दे पे लड़ा जा रहा है। लोग विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं, लोग रोजगार को प्राथमिकता दे रहे हैं, लोग शिक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं, लोग स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पे बात कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल अलग सा सीन है। तो आपको क्या लगता है? देखिए अनुराग जी, 1989 में के चुनाव को आप देखेंगे और अब के बिहार के चुनाव को अगर परिभाषित किया जाए, मंडल और कमंडल के दौर से बिहार बाहर निकला, और जो एनडीए गठबंधन है उसकी अपनी पॉलिटिकल पिच है, उस पॉलिटिकल पिच पर सारा केंद्रित है। और एक बड़ी अच्छी बात बिहार चुनाव में इस बार देखने को मिल रही है कि कमोबेश दोनों गठबंधन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और जैसे रेवड़ी बांटने की बात हम लोग जरूर पत्रकारिता की भाषा में करें, लेकिन दोनों गठबंधन की तरफ से घोषणाएं हो रही हैं। और जनता के लिए माई बहन योजना, तेजस्वी यादव की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, और जिस तरह पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, पहले आप देखिए, पहले जब चुनाव होते थे, खासकर मैं भारतीय जनता पार्टी की लीडरान की बात करूंगा, तो पहले जब चुनाव होते थे तो प्रधानमंत्री के लेवल पर भी इस लेवल पर नहीं था। जैसे अब ये है कि बहुत भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा भी जाता है कि 24 आवर्स इलेक्शन मोड में रहती है। तो भारतीय अमित शाह जी और खुद प्रधानमंत्री लगातार बिहार में रैलियां, दौरे, और यहाँ तक पटना में रोड शो। तो एनडीए अलायंस के पास जो संदीप पांडे साहब की बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि कहीं ना कहीं उनके मन में ये प्रश्न जरूर है कि पहले से स्थिति अब बेहतर नहीं है, खासकर इंडिया गठबंधन के नेताओं में। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है, बिहार के 89 की जो मैंने बात किया, आप सारे चुनाव 20 साल एनडीए अलायंस पावर में रहा, इसके पहले 15 साल आरजेडी का पावर। आप देखिए कि बिहार का चुनाव आज भी लालू सहमति और लालू असहमति पर लड़ा जा रहा है। लालू यादव से सहमत लोग और लालू यादव से असहमत लोग, केंद्र बिंदु लालू यादव है। लालू यादव के ही जंगल राज को जो कोर्ट ने टिप्पणी की थी, जंगल राज को आधार बनाकर पूरे इंडिया अलायंस कट्टा तक की बात हो रही, प्रधानमंत्री के मुंह से निकल रहा। आप देखिए बिहार चुनाव, देश के सारे चुनावों को आप कवर करते हैं, आपने कहीं इस तरह की बात, प्रधानमंत्री का पद ही अपने आप में एक समझिए कि इंस्टीट्यूशन है, और उनके मुंह से कट्टा जैसा शब्द निकल रहा है। और बिहार की जो दूसरे राज्यों में, जब बिहार का जनमानस दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए, मजदूरी के लिए जाता है, तो जिस नजरिए से देखा जा रहा है, बिहार के चुनाव कहीं से ये प्रेरणा नहीं दे रहे कि बिहारी जनमानस के प्रति दूसरे राज्यों में जो बदलाव है, जो सोच है, जो नजरिया है, वो बदलेगा इस चुनाव के बाद। ऐसी कोई आहट नहीं दिखाई दे रही।
लोगों के मन में, आप कर्नाटका जाइए, आप आंध्रा जाइए, आप बंगाल जाइए, आप गुजरात जाइए, आप पंजाब जाइए, आप हरियाणा जाइए, आप आसाम जाइए, आप बंगाल जाइए, आपको सब जगह बिहारी जनमानस कहीं मजदूरी करता और ब्यूरोक्रेट्स भी मिलेंगे। देखिए बिहार में बौद्धिक संपदा भरी हुई है। जो आज जो स्थिति आ गई है कि तेजस्वी यादव लगातार रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए मैंने कहा ना कि जो पिच है, पॉलिटिकल पिच है भारतीय जनता पार्टी की, बिहार की पिच जाति और धर्म के बीच में हमेशा रही है। आप शुरुआती दौर से देखिए, आज राष्ट्रीय जनता दल और उसके सहयोगी, खुद राहुल गांधी ने कल एक रैली में कह दिया कि सेना में अपर क्लास के लोगों की ज्यादा संख्या है। तो निश्चित तौर पर सामाजिक न्याय की पिच पर जहां चुनाव लड़ा जा रहा, रोजगार पर लड़ा जा रहा, वहां, और उत्तर प्रदेश के सूबे के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी वहां गए हैं और उन्होंने अपनी पिच पर, जो उनकी प्रेरक पिच है, उस पिच पर उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं और उसको लेकर के देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो उनका अपना रोड मैप है, उस रोड मैप पर बिहार के चुनाव पर लाना चाहती है। नहीं तो एक चीज ये बताइए कि देखिए बड़ी अजीब सी चीज पंडित जी हमें दिखाई पड़ रही है कि हम अभी तक जो इलेक्शन देखते हैं, या तो वो विकास के मुद्दे पे होते थे, तो फिर वहां जातीय समीकरण और सामाजिक न्याय की बात थोड़ा सा कमजोर पड़ जाती थी। कहीं सामाजिक न्याय के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाता था तो वहां विकास के मुद्दे कमजोर पड़ जाते थे। लेकिन यहाँ अगर आप देखिए तो दोनों ही चीजों को कायदे से उभारा जा रहा है। कास्ट पॉलिटिक्स भी बहुत जमकर हो रही है, उसको भी नकारा नहीं जा सकता, और दोनों ही गठबंधन कर रहे हैं। ये भी नहीं कहा जा सकता कि एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो सीट दर सीट समीकरण है। आप, मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ जो बिहार में है। आप कोई भी, मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट ओपिनियन, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि बिहार में क्या हो रहा है। हर सीट पे आपको बता रहा हूं कि सीट दर सीट चीजें अलग है। मतलब इस सीट पे कुछ और है और तो आप बगल वाले ही सीट पे कुछ और। आपको मैं बता रहा हूँ, तो इसका कारण क्या लगता है? मैं बता रहा हूँ, हुआ ये है कि जो लहर जो होता है, जो 2013 में के दौर में था, या जो लहर जैसा कुछ नहीं है बिहार में। अच्छा, कोई रैली, किसी की लहर नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अच्छा। योगी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, तेजस्वी आए हैं, पब्लिक को इस बात में इंटरेस्टेड नहीं कौन आ रहा है। तो क्या उसे अपने कैंडिडेट में इंटरेस्ट है। अच्छा। अब बात इस पे आ गई है कि ये पार्टियों से कोई मतलब नहीं है, कैंडिडेट ओरिएंटेड हो गया मामला। और ये होने से हुआ क्या है, आप सिवान एक जगह है, सिवान सदर से मंगल पांडे लड़ रहे हैं, वो एमएलसी रहे हैं, बहुत कद्दावर हैं, और मैं आपको बता रहा हूं मंगल पांडे, मुझे ऐसा लग रहा है कि चुनाव हार जाएंगे। अच्छा, क्यों? सिवान से क्यों? अब आते हैं उस बात पे। जनसुराज के जो लीडर है प्रशांत किशोर ने जब शुरुआत की, शुरुआत उनका बहुत सही रहा। तो उन्होंने शुरुआती दौर में बिल्कुल पोल खोल अभियान किया, ठीक है, मतलब, और उसमें जो उनके घेरे में आए वो सबसे ज्यादा बीजेपी के लीडर आए, चाहे वो सम्राट चौधरी को ले लीजिए आप, है ना, काउंटर नहीं बचा उनके पास। मंगल पांडे सीधे सीधे एम्बुलेंस घोटाला, सिवान को आज सेवा करना है, सिवान की जनता कह रही है अब क्यों आया है, अब तक कहां था ये, मतलब जनता जागरूक एकदम नाराज है। मतलब ये एहसास है कि किसी भी हाई प्रोफाइल व्यक्ति को जनता वोट नहीं करना चाहती। मैं आपको जिन जिलों सिवान और गोपालगंज का मैं ओवरऑल बता देता हूं आपको, ये दर्शक को बहुत अच्छा इंटरेस्टेड लगेगा। सिवान में आप चलिए, वहां पे आपको बता दिए मंगल पांडे लूज कर जाएंगे। आप आइए इधर बढ़िए, आप गोपालगंज तो पूरे हर सीट का मुझे पास एनालिसिस है। आप आ जाइए बैकुंठपुर, मिथिलेश तिवारी हारने की पोजीशन में है। क्यों? वही बड़बोलापन जो मिथिलेश तिवारी कहाँ से, किस उससे लड़ना? बैकुंठपुर से, नहीं, आरजेडी से प्रेम शंकर यादव है। अच्छा। विधायक है, प्रेजेंट में विधायक है। अब आप कहानी देखिए, आप 6 सीट आती है वहां, किस कदर मैनेजमेंट है देखिए। 6 सीट में 3 जेडीयू लड़ती थी और 3 बीजेपी लड़ती थी, ठीक, क्लियर। अब क्या हुआ, मंजीत सिंह एक फैक्टर थे बैकुंठपुर में, वो कद्दावर नेता हैं, जेडीयू के नीतीश के करीबी हैं, उनको हटाने के लिए, जबकि मिथिलेश तिवारी को ऑलरेडी भाजपा ने बक्सर में टिकट दिया हुआ था, सांसदीय चुनाव वो हार के आए। अब देखिए विधानसभा लड़ने की इस हद तक चाहत उनकी कि जो बीजेपी के वर्तमान विधायक हैं
बरौली से उनका सीट काटा जाता है टिकट देने के बाद। राम परवेश राय का मंत्री रहे, सही कह रहे हैं, मंत्री टिकट काट दिया जाता है, वो नामांकन तक कर देते हैं निर्दलीय, फिर उनको अमित शाह मैनेज करते हैं और वहां से मंजीत सिंह को, जो उनका अपना बैकुंठपुर विधानसभा है, वहां से उनको बरौली भेज दिया जाता है। देखिए सर अब देख रहे कितना, अब देखिए किस तरह का मैनेजमेंट हो रहा है, मतलब 6 में से 4 जदयू को दे दिया और 2 बीजेपी ने रखी। तो ऐसा क्या मतलब जेडीयू का प्रेशर ज्यादा है? नहीं, प्रेशर जेडीयू का नहीं ज्यादा है, तो ज्यादा सीटें बीजेपी में प्रॉब्लम क्या है, बीजेपी सिर्फ शीर्ष से चलती है। आप ध्यान से देखिए, शीर्ष मतलब दिल्ली से, ऊपर से, टॉप से, मतलब एक होता है ना लोकतंत्र नीचे से ऊपर जाता है, एक होता है आप पिछले जो अटल जी के जमाने में था, जो पहले हुआ करता था, तो एक आप बीजेपी में कोई एश्योर नहीं हो सकता कि उसको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चाहे वो जितनी मेहनत कर ले, मतलब ये स्थिति है। और बीजेपी ने बाकी पार्टियों को भी यही सिखा दिया है। अच्छा। तो सिर्फ एक व्यक्ति, जेडीयू भी इसी फार्मूले पे चल रही है? जेडीयू नहीं, जेडीयू तो इस वक्त बहुत एग्रेसिव नहीं है। अच्छा। जेडीयू तो सिर्फ जेडीयू मैनेज किया जा रहा है, जेडीयू का विधायक यहाँ से उठाया उसको वहां भेज दिया। अब वहां के लोगों में इतना गुस्सा है कि कह रहे हैं कि इसको हराएंगे। अनुराग जी, सिवान में एक फैक्टर और भी है। अवध बिहारी चौधरी स्पीकर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता हैं। दूसरा, ओसामा का अपना एक फैक्टर है, उनके लिए राष्ट्रीय जनता दल के सिटिंग एमएलए ने सीट खाली किया है और ओसामा चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर हमेशा शहाबुद्दीन का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कई बार रहे, एक बड़ा फैक्टर इस पूरे सराउंडिंग एरिया में रहा। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, जो मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री रहे, जो घोटाले की बात संदीप पांडे साहब कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी, ज्यादातर वो विधान परिषद में, तो उनको जैसे अपर हाउस की जो सियासत करने वाले लोग हैं, उनको जो जमीनी तौर पर उतारा जाता है तो दिक्कत आती ही है। मंगल पांडे की वो एक्सेप्टेंसी वहां नहीं। दूसरा एक फैक्टर सिवान में ओम प्रकाश यादव का है, वो इंडिपेंडेंट भी एमपी रहे और बीजेपी ने भी उनको जेडीयू से ला करके चुनाव लड़ा, वो निर्दल भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और वहां जेडीयू से भी सांसद रहे। तो ओम प्रकाश यादव भी अपना एक फैक्टर है सिवान की सियासत में। जब हम देखिए, ये जो आपने जितने जिलों में चुनाव हो रहे हैं, चाहे आप दरभंगा के साइड जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ेंगे, जैसे काफी हाईली प्रोफाइल लोग इसमें चुनाव लड़ रहे हैं। जो पहले चरण का, जैसे तारापुर सीट है, शकुनी चौधरी साहब यहाँ से 5-6 बार विधायक रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हम ऐसा करते हैं कि जो प्रथम चरण के स्टार हमारे उम्मीदवार हैं, हम उनकी ही बात कर लेते हैं। तो अगर हम देखा जाए तो सबसे जो चर्चित नाम है, वो पहला नाम है राघोपुर से तेजस्वी यादव का, जो कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं। तो क्या लगता है राघोपुर का की क्या स्थिति रहेगी, बताइए। देखिए, राघोपुर जो सामाजिक समीकरण है, जो सियासी ताना बाना है, डेमोग्राफिक्स है, वो एक तरह से यादव डोमिनेटेड असेंबली है। और पहले भी राष्ट्रीय जनता दल या सोशलिस्ट पृष्ठभूमि के लोग ही वहां सदन में लगातार जाते रहे और आज की तारीख में तो लगातार तीसरी बार वहां से चुनाव तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं और एक तरह से पारिवारिक सीट हो गई है। जरूर हाँ, एक बात तय है कि जो चैलेंज है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जो कैंडिडेट है वो भी यादव कम्युनिटी के ही हैं और तेज प्रताप यादव भी गए हैं कि तेजस्वी यादव वहाँ उनके खिलाफ में प्रचार करने के लिए, लेकिन रोहिणी आचार और मीसा भारती जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पहले राज्यसभा थी अब लोकसभा में है, रामकृपाल यादव को हरा करके चुनाव लोकसभा पहुंची है, तो उनकी दोनों बहनें और खुद राबड़ी देवी ने वहां मोर्चा संभाला है। तो राघोपुर कुल मिलाकर के राष्ट्रीय जनता दल के लिए और तेजस्वी यादव के लिए सेफ कॉर्नर है, कोई वहां बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जितनी लीडरशिप है, जिस व्यक्ति को चुनाव मैदान में, सतीश कुमार सिंह जिनको चुनाव मैदान में उतारा है, वो जो तेजस्वी यादव का जो कद है हैवी वेट पॉलिटिशियन का, उस कद को भी वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं यहाँ तक मानता हूँ कि सेफ कॉर्नर है राष्ट्रीय जनता दल। दूसरा सीएम कैंडिडेट है तेजस्वी यादव, तो जाहिर सी बात है, एक ऐसा होता है कि कोई परसेप्शन जब सीएम के लिए होता है तो लोग कहते हैं कि चलो हमारे विधानसभा को सीएम मिलेगा, तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि ये मैसेज खराब जाएगा, तो इसके लिए भी लोग वोट करते हैं। दूसरा बड़ा नाम है शकुनी चौधरी के बेटे और वर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। तो क्या उनका क्या लगता है? नहीं, सम्राट चौधरी की पकड़ तो है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जैसे पूरे बिहार में जो सम्राट चौधरी का परसेप्शन है वो गलत है। जैसे जिस तरीके से उनकी जो चीज इमेज बन गई वो तो निगेटिव है,
मतलब लेकिन जो विधानसभा जो सीट उनका अपना विधानसभा है वो जीत जाएंगे। क्योंकि वहाँ जैसे जैसे होता है ना, हर जगह पे एक लोकल होता है, लोकल इमेज होती है, लोकल उनका अपना आपस में कनेक्टिविटी होती है। तो हो सकता है कि वो बाहर इमेज दूसरी हो, लेकिन वहां पे जो उनका अपना है, लोगों के बीच उनके जो उनके लिए करते हैं, मतलब ये इमेज है वहाँ। देखिए शकुनी चौधरी का जो बैकग्राउंड रहा और खगड़िया से एमपी रहे, वो राष्ट्रीय जनता दल सम्राट चौधरी के पिताजी का संजय चौधरी साहब, वो खगड़िया से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, लालू जी की कैबिनेट में रहे, नीतीश जी की, और लव कुश गठबंधन की जब नींव डाली गई उसमें शकुनी चौधरी, नीतीश कुमार, सतीश कुमार, विष्णु पटेल, ये एक बड़ा फैक्टर, समता पार्टी को आप याद करिए, एक बड़ा फैक्टर था। और सम्राट चौधरी का बैकग्राउंड जो भारतीय जनता पार्टी, देखिए आसाम के चीफ मिनिस्टर को आप देखिए कि कांग्रेस सेवा करके चीफ मिनिस्टर बने, तो भारतीय जनता पार्टी में जो आरएसएस से निकला, जो लीडरशिप निकली है, उसकी वरीयता क्रम दूसरा है। और जो दूसरी जगह से आया, जैसे सम्राट चौधरी आज की तारीख में, खासकर वहां लव कुश गठबंधन की मैंने बात किया, कुशवाहा और कुर्मी वोट बैंक पर एनडीए अलायंस प्रयोग कर रहा है, प्रयोग लगातार 20 साल से चल रहा है। तो इस प्रयोग का एक हिस्सा है सम्राट चौधरी, इसलिए सम्राट चौधरी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, इसलिए सम्राट चौधरी की ये वेट बना हुआ है। और अगर उनका जो अपना रैंकिंग है भारतीय जनता पार्टी का, जो नागपुर से डिसाइड होता, उस रैंकिंग में सम्राट चौधरी नहीं आते हैं, क्योंकि वो आरएसएस से नहीं निकले। ये एक बड़ा फैक्टर है, वो शकुनी चौधरी के जैसे वो वहां पे सम्राट चौधरी को इसलिए वेट दिया गया, वही जो कह रहे हैं, जातिगत चीजों को बैलेंस करने के लिए, और ये जानते हुए कि इनके अंदर ये माइनस है, पूरा देश देखा, मतलब अपनी चीजें, मतलब कुछ भी बचा नहीं, उसके बावजूद भी बीजेपी उस चीज को मैनेज करना चाह रही है। वो जस्ट लाइक वही बृजभूषण शरण सिंह वाली जो। अच्छा, तीसरी जो सबसे खास सीट है और बड़ी चर्चित हो गई है, बड़ी विवादित हो गई है, और वो है मोकामा की सीट। और क्या लग रहा है आपको कि अनंत सिंह के जेल जाने के बाद, दुलार चंद यादव की हत्या हो जाने के बाद, अब उस सीट का समीकरण क्या कह रहा है? देखिए, दुलार चंद यादव, आप 89-90 के बाढ़ को देखिए, बख्तियारपुर में एक मूवमेंट थी दुलार चंद यादव की। दुलार चंद यादव तक लालू यादव के नजदीकी माने जाते थे। ये 89-90-91 के दौर तो देखिए, आज की परिस्थितियां कुछ अलग थी। अब वो जो मीडिया में निकल के आ रहा है, मीडिया के हलकों से निकल के आ रहा है कि वो प्रशांत किशोर के कैंडिडेट प्रियदर्शी के साथ थे मूवमेंट में, और हत्या के कारणों पर नहीं जाना चाहूंगा मैं, और किन मुद्दों को लेकर के हत्या हुई क्या है तो तफसीस का विषय है। लेकिन एक बात तय है कि वहां पर राष्ट्रीय जनता दल ने सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा सिंह को चुनाव मैदान में उतारा। अनंत सिंह भूमिहार कम्युनिटी से आते हैं, और अब अपर क्लास के कैंडिडेट, इसमें धानुक समाज के जो तीसरे कैंडिडेट हैं प्रियदर्शी, अब जनसुराज के, आप देखिए कि चूंकि अपर क्लास बनाम अपर क्लास, राष्ट्रीय जनता दल का जो बेस वोट है, बैकवर्ड दलित माइनॉरिटी, उसमें दुलार चंद की हत्या के बाद यहाँ के समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं और फिसलते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा लैक हो रहा कि राष्ट्रीय जनता दल का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है, या तो राष्ट्रीय जनता दल या इंडिया अलायंस के लोग वहां मजबूती से कैंप कर जाएं, तब तो वो सीट मतलब लड़ाई में आ सकती है। और एक बड़ी आशंका ये है कि जिस तरह से उनका प्रशांत किशोर का कैंडिडेट वहां चुनाव लड़ रहा था, तो एक त्रिकोणीय लड़ाई में फिर से अनंत सिंह बाजी मार भी सकते हैं। नहीं, अभी मैं यही सी बात कह रहा हूँ। देखिए, वहाँ क्या है अनुराग सर, कि वहाँ जो स्थिति है मोकामा, वो मैं वहाँ गया भी हूँ। अच्छा। तो वहाँ जो अनंत सिंह को लेके है, जैसे मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, अनंत सिंह को जो आप यहाँ देख रहे हैं, अनंत सिंह को जो लोग वहां मानते हैं, अब मैं उसकी और थोड़ी सी डिटेल, विधानसभा क्षेत्र में ये है कि अनंत सिंह क्या कोई गया तो उसकी मदद होनी है, चाहे उसको मतलब आप उसको पैसे में कह लीजिए, चाहे उसको शादी ब्याह बारात, मतलब वहां उनको छोटे सरकार का वो है, मतलब तमगा है। भले उनके बाहर की इमेज ऑलरेडी जेल में है, पहले भी जेल में रहे, लेकिन उस विधानसभा में, और चूंकि गरीबी है, बदहाली है, शिक्षा नहीं है, ठीक है, आप देख ही रहे हैं किस तरह से वहां पत्थर ईंट चलाए जा रहे हैं गाड़ियों पे, तो कितना इंटेलेक्चुअल होगा माहौल, आप समझ सकते हैं। उनका खाया हुआ खाना जूठा खाने के लिए लाइन लग जाती है कि वो खाए हैं वही थाली में खाएंगे। अच्छा। अनंत सिंह का ये, अनंत सिंह ने जो खाया उसमें खा लें हम, अरे वाह, है ना।
तो अच्छा, हाँ ये बिल्कुल, तो आपने बड़ी मतलब हाँ ये डेप्थ की मैं अच्छा, वहाँ के ग्राउंड की बात बता रहा हूँ। अनंत सिंह के पैर दबाने के लिए लोग लाइन में रहते हैं कि भाई इस तरह का मतलब बिल्कुल हम कहें तो आजादी से पहले का जो सामंतवाद या आजादी के समय का वो सामंतवाद अभी- दूसरा था। हाँ। यहाँ ये दोनों नया सामंतवाद। ये नया सामंतवाद नई व्याख्या है, है। ये न्यू व्याख्या है, हाँ। ये इसको लाभ ओरिएंटेड कह सकते हैं। ओहो। जैसे आप ऐसे समझिए कि जी। जैसे मान लीजिए आप मजबूरी वाली नहीं है, मजबूरी ये वाली लालच वाली है। है, हाँ। मजबूरी नहीं है। जैसे आप 300 करोड़ लेके यहाँ बैठ जाइए हम्म। और 50-50 हजार बांटिए, हम्म। समझ रहे हैं आप? हम्म। मतलब हम्म। किसी को बाइक, हाँ बाइक इसको दे दो, हम्म। इसको वो दे दो, इसको ये दे दो, इस तरह का। मतलब मैं ही बैठ गया हूँ यहाँ पे और बढ़ रहा है। तो आपको जब लाभ मिल रहा है तो आदमी क्या, अब जैसे अब इतना कुछ भी करने को वो तैयार तो है। कुछ भी करने को तैयार है। तो अब उनके जेल जाने से उनके समर्थक में अब और उबाल है। तो बिहार में इस तरह की पॉलिटिक्स रही है पहले भी। जैसे गोपालगंज से काली पांडे जेल से ही सांसद, मतलब इस तरह से, मतलब और जो सूरजवान सिंह है, तो लोग ये समझ रहे हैं कि भाई दोनों ही वही हैं, तो क्यों ना उसको चुने जो मदद कर रहे हैं। बहुत सही बात है, बहुत। कंपैरिजन में जाइए आप। तो मतलब अगर हम मोकामा की बात करें तो अभी स्थिति बहुत क्लियर नहीं है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। वहाँ जनसुराज पर पार्टी भी वहां सीट निकाल नहीं, सकती है, तो अनंत सिंह भी जीत नहीं, सकते हैं। जनसुराज नहीं सीट निकाल पाएगी। अच्छा, त्रिकोण बना रहे हैं। जनसुराज पूरे बिहार में, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जनसुराज पूरे बिहार में इस वक्त सिर्फ वोट कटवा पार्टी बन के रह गई है और मैक्सिमम सीटों पे वो बीजेपी को लेने कर रही है। अच्छा। जो भी जनसुराज को जो वोट हैं जो वो बीजेपी को माइनस कर रहा है। अच्छा, जब हम जनसुराज की बात करते हैं तो एक पार्टी और है जो सभी सीटों पे चुनाव लड़ रही है और बड़ी चर्चित पार्टी है। खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की तो बहुत चर्चित पार्टी बहुजन समाज पार्टी। क्या स्टेटस है वहां पर बिहार कोई में? स्टेटस नहीं है। देखिए बहुजन समाज पार्टी का जी। पहले आप देखिए, जैसे समाजवादी पार्टी की बात है, बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी तो लड़ ही नहीं रही है। लड़ नहीं रही, हाँ, लेकिन जो अखिलेश समाजवादी जी- पार्टी का बिहार का इतिहास रहा, आपको जी। याद होगा एक बार जी। समाजवादी पार्टी के 4 एमएलए चुनाव जीते हाँ। थे। देवनाथ यादव, ददन पहलवान, दिलीप वर्मा और अशफाक अहमद, 4 विधायक जीते। दूसरे चुनाव में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक जीते, ददन पहलवान और देवनाथ यादव। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने वहां खाता नहीं खोला। पप्पू यादव समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे और जो पहली बार ये जो सांसद है हाँ। और पहली बार जब वो पार्लियामेंट का चुनाव इंडिपेंडेंट जीते थे तो उसके बाद समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। और याद होगा 1996 में जब मुलायम सिंह रक्षा मंत्री थे, 70वें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पप्पू यादव थे समाजवादी पार्टी के। और आनंद मोहन सिंह भी एक बार जब वाघेला की, शंकर सिंह वाघेला की राष्ट्रीय जनता पार्टी से जीते थे, तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो 70वां एमपी था वो आनंद मोहन सिंह थे। ये बिहार का पुराने इतिहास पर मैं बात कर रहा हूँ। तो समाजवादी पार्टी चूंकि चुनाव नहीं लड़ रही, बीएसपी की बात किया जाए, बीएसपी के भी कभी 2 कभी 3 विधायक वहां जीतते रहे। इस बार 2 व्यक्ति हैं और वो भी आयातित हैं, एक्सपोर्टेड हैं। ददन पहलवान जो कभी 2 बार समाजवादी पार्टी से इंडिपेंडेंट भी विधायक रहे और बक्सर में 1.5 यहाँ तक 2.5 लाख तक इंडिपेंडेंट वोट मिला और बड़ा करिश्माई माना जाता, मिनिस्टर भी रहे, कमर्शियल टैक्स मिनिस्टर है। ददन पहलवान को बीएसपी ने सिंबल दिया है डुमराव। और लालू यादव जी के जो साले हैं सुभाष साधु यादव, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं गोपालगंज से, राष्ट्रीय जनता दल से। उनको तो हो सकता है कहीं पर त्रिकोण बनाने की स्थिति में बीएसपी आ जाए। मैं पांडे साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूँ, सदन जाना, ये दोनों हैवीवेट हैं बीएसपी के, तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों नहीं जा रहे हैं तो बाकी लोगों की तो बात हाँ, कोई बसपा का वहाँ कोई कैडर नहीं है। तो ये जो बसपा को भी फिर वोट पार्टी माना जाए, वोट कटवा से भी नीचे है वो। अच्छा। अभी क्या है, बसपा सिर्फ वहाँ सिंबल है। जो ददन पहलवान की बात करिए, साधु यादव की बात करिए, या एक और जगह पे अभी रामगढ़ नहीं, वहीं पे बरौली एक सीट है, रियाजुल हक, वो आरजेडी से बागी होकर लड़ रहे हैं बसपा से, है ना। राम परवेश राय वाली सीट, हाँ, राम परवेश राय वाली सीट पे उनको टिकट नहीं मिला, दिलीप सिंह को टिकट मिला तो वो बागी हो गए और अपना कहे कि 6 सीट पे निस्तानाबूद कर दूंगा, इस तरह की स्टेटमेंट है। तो वो जस्ट सिंबल है वो। वहां बीएसपी का कोई ग्राउंड पे कुछ नहीं। जैसे ददन पहलवान के अपने वोट हैं, वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो भी हो पाएंगे। बीएसपी को कोई भी बिहार में क्यों वोट करेगा? जी। अगर लॉजिकल आप देखिए, नहीं, एक अपना देखिए, एक दलित समाज का वहाँ अच्छा नहीं, लेकिन दलित समाज ये जान रहा है ना कि बीएसपी यहाँ पे सिर्फ वोट कटवा पार्टी है। अच्छा। तो अगर बीजेपी को उनको नहीं आने देना है, अगर उनको बीजेपी
को जीतने से रोकना है तो वो बसपा को वोट करके अपना वोट क्यों बर्बाद करेंगे? ये बात उनको समझ में आ रही है। तो इसका ये मतलब अनुराग जी इस चरण में आप मधेपुरा तक देखिए तो अपोजिशन के काफी हैवी वेट चुनाव मैदान में, दरभंगा से ललित यादव चुनाव मैदान में मिनिस्टर रहे, जितनी हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। अब जैसे हमारा अगर कामा के बाद एक और शख्सियत है जो तेजस्वी जी के भाई हैं, तेज प्रताप यादव, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या स्थिति रहेगी? क्या उन्होंने तो एक नई पार्टी भी बना ली है? देखिए, उन्होंने पार्टी भी बनाई है और बहुत आक्रामक ढंग से, लेकिन पूरे बिहार की 243 सीटों पर उनका मूवमेंट नहीं है। 25-26 सीटें शायद वो लड़ रहे हैं और उस पर सीरियस महुआ ही लड़ रहे हैं। अच्छा, तो महुआ में क्या स्थिति महुआ में रहेगी? ये है कि एक फैक्टर है, वो सदन जाना वो दूसरी चीज है। अच्छा, लेकिन एक फैक्टर है, निर्णायक फैक्टर है, बैलेंसिंग फैक्टर है। और एक तरह से जो भीड़ भाड़ है, जो जन सैलाब है, जो समर्थन है, जमीन पर तो दिख रहा है कि वो लड़ रहे हैं चुनाव से, गंभीरता से लड़ रहे हैं। और उन्होंने डेवलपमेंट, जब स्वास्थ्य मंत्री थे 15 महीने, तो उन्होंने काम भी वहां पर किया है, काम भी बोल रहे हैं। और खासकर नौजवानों में एक कैटलिस्ट का काम चल रहा है उनका। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो सीरियस कैंडिडेट है। हाँ, एक और फैक्टर है, आरजेडी का वहाँ सॉफ्ट कॉर्नर भी है। अच्छा, आरजेडी उस तरीके से नहीं उनपे वो है, नहीं तेजस्वी यादव शायद प्रचार करने भी गए, ठीक है, लेकिन उस तरह का आक्रामक वो नहीं है कि इनको हरा ही देना है। अच्छा, मतलब वो एक सीट को लूज कर सकते हैं। चलो ठीक वही है, तेज प्रताप ही जीत जाए, इस तरह का जो फैमिली। अच्छा, पहले चरण में जैसे मधेपुरा शामिल है, मधेपुरा नहीं, इसी के साथ अब ये राजनीतिक लोगों के साथ साथ एक और भी बात जो बिहार में आपकी दिखाई पड़ रही है कि तमाम स्टार, फिल्म स्टार, लोक गायिका, लोक गायक, ऐसे लोग भी चुनाव में उतरे। उनमें एक बड़ा चर्चित नाम है मैथिली ठाकुर का। गलत डिसीजन है, नहीं चर्चा में है, क्या लगेगा, क्या मतलब लग रहा है? हारना ही चाहिए। आप देखिए क्या है, ये बिल्कुल स्थिति अच्छी नहीं, और लोकतांत्रिक है। अलीनगर से आप ये ठीक वैसे ही है कि जैसे मान लीजिए आप 12 साल के लड़के को बाइक या कार चलाने को दे दें। एक हर एक चीज की सर एक वो होती है, मतलब एक समझ। खेसारी लाल यादव, आप किसी, मैं खेसारी को भी जोड़ के बोल रहा हूँ, आप क्या आपके उस प्रथम चरण में तो ये है, ये दोनों ही है, इनका भी है, मैथिली भी है, खेसारी भी है। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि क्या बीजेपी या राजद को भी मैं जोड़ के बोल रहा हूँ, क्या आप लोगों के पास, आपके इतने लोगों में इतने कार्यकर्ता हैं आपके पास, इतने समझदार लोग होंगे, वहां पे विरोध भी हो, वहां पे दबा दिया गया ऊपर से, आपको ये करने की जरूरत क्या है? नहीं, तो एक चीज ये लगती है ना कि जो पॉपुलैरिटी जो इनकी समाज में, जो युवाओं में पॉपुलैरिटी, चाहे खेसारी की बात करें या मैथिली ठाकुर की बात करें, उसको कहीं ना कहीं ये पार्टी भुनाना चाहती है। वो एक्सीडेंटल होता है ना, वो हो गया एक बार। आप निरहुआ को देख लीजिए, अब निरहुआ कभी कभी आजमगढ़ नहीं जीतेंगे, वो एक्सीडेंटल होता है कि चलो स्मृति ईरानी को ले लीजिए। स्मृति ईरानी तो राजनीति छोड़ दी है, आप लोगों को बता रहा हूँ मैं। स्मृति ईरानी की स्थिति है कि वो कह रहे हैं अब हम सीरियल करेंगे। अच्छा, मतलब राजनीति में नहीं है। हाँ, तो वहां क्या बीजेपी का टूल थी, वो उतार दिया बिना मतलब का, वो बस वो आई बस। तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं कि आप किसी भी ना समझ को, जिसको कुछ पता नहीं है, तो वो बड़ी सियासतपूर्ण बड़ी पोस्ट है ना वो। आप लोकतंत्र में विधायक, सांसद, आप समझ ही रहे हैं, मतलब एक संवैधानिक इतनी बड़ी पोस्ट है वो कि आप मतलब आप उसकी गंभीरता को समझ ही सकते हैं कि कितनी बड़ी पोस्ट है। और एक हल्के से गलती से, एक छोटे से डिसीजन से क्या हो सकता है, मतलब वो पूरा विधानसभा जलने लगे। बिल्कुल सही बात। तो इस तरह से नासमझ और इस तरह के लोगों को, जिनको कोई ज्ञान नहीं है उस चीज की, उनको ना दिया जाए। अच्छा, एक चीज ये कहा जाता है कि जो नीतीश कुमार की सरकार रही 20 साल, उसमें एक बड़ा फैक्टर महिलाओं का रहा कि महिलाओं का ज्यादातर वोट नीतीश कुमार को जाता था। और अभी जैसे इलेक्शन के शुरुआत में ही वो 10,000 रुपया ट्रांसफर किया गया महिलाओं के खाते में, और उसके बाद अभी हम देख रहे थे कि तेजस्वी यादव ने भी 30,000 घोषणा कर दी है। तो क्या आपको लगता है कि महिलाओं का वोट एक बड़ा फैक्टर होगा इस उसमें? क्या है, मैं चरण में? नीतीश के व्यक्तित्व को आप इग्नोर नहीं कर सकते। व्यक्तिगत नीतीश कुमार ने बिहार के लिए वाकई किया है, इस बात को पूरा बिहार की जनता मानती है। अब हर आदमी का एक टाइम होता है, आप
मैं 44 साल का हो गया, जी। ठीक है, सब बहुत जीऊंगा 70-80, तो उसी तरीके से किसी भी व्यक्ति की एक डेट होती है, हर एक चीज की होती है, हर व्यक्ति की होती है। नीतीश कुमार को ये समझना पड़ेगा, नीतीश कुमार का हेल्थ उनका साथ नहीं दे रहा है। नीतीश कुमार उस तरह से वो दमखम जो चाहिए, जो 90 के दशक में हुआ करता था, वो नहीं है। तो ये लोगों को अब लग रहा है कि नीतीश कुमार ने बहुत किया, लेकिन अब नीतीश कुमार सिर्फ टूल है, अब मतलब हाथ उठवा लो इनसे, ऐसी स्थिति बिहार के लोगों को लग रहा है, मतलब नीतीश को लेकर। तो यहाँ पे एक बड़ा फैक्टर है कि जो महिला वोटर हैं, जो नीतीश से कनेक्ट हैं, नीतीश देखिए जो अति पिछड़ा और पिछड़ा जो बिल्कुल जहाँ पे भाजपा की पहुंच नहीं है, वहां पे जेडीयू की है। आप ध्यान से देखेंगे तो मेन पार्टी जो है वो आरजेडी जेडीयू ही है। भाजपा जो है वो वहां के लिए नई पार्टी जैसी है, सिर्फ समीकरण में फिट करती है अपने को, ये रियलिटी है। जेडीयू ही मेन फ्रेम की पार्टी है फिलहाल, लेकिन अब नीतीश का जो कनेक्शन है वो है, अभी तो है, लेकिन कितना कारगर रहेगा अब ये बड़ा एक सवाल। हाँ। तो देखा जाए महिलाओं की बात और दोनों गठबंधन की घोषणाएं जो लगातार हो रही हैं, ये सारी चीजों को देखते हुए प्रथम चरण में सबसे बड़ा स्टेक जो है वो राष्ट्रीय जनता दल का लगा हुआ है, क्योंकि इन 121 सीटों पर सबसे अधिक सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल 73 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, और उसके बाद सेकंड नंबर पर जेडीयू है और थर्ड नंबर पर बीजेपी आती है। तो प्रथम चरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सभी पार्टियों के बजाय राष्ट्रीय जनता दल के लिए कहीं महत्वपूर्ण है कि अगर तेजस्वी यादव को लीड करना है, मुख्यमंत्री बनना है, तो प्रथम चरण में उनको अधिक से अधिक सीटें जीतनी पड़ेंगी। देखिए अनुराग जी, इसमें एक फैक्टर और है, ये जिस जो पर्टिकुलर एरिया में पहले राउंड की वोटिंग हो रही है, इसमें समाजवादियों के प्रभाव वाला, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड भी समाजवादी बैकग्राउंड से निकली, जनता परिवार से निकली पार्टी, और राष्ट्रीय जनता दल भी जनता परिवार से निकली पार्टी। आप देखिए जहां वोट पड़ रहा, नरेंद्र नारायण यादव आलमनगर लगातार वो चुनाव जीत रहे हैं, और नीतीश की ऐसी कोई कैबिनेट नहीं है जिसमें वो कैबिनेट मंत्री नहीं रहते, आलमनगर से जेडीयू के कैंडिडेट हैं, ब्रजेंद्र प्रसाद यादव सुपौल, ऐसी कोई सरकार नहीं है नीतीश की जिसमें वो नंबर 2 नहीं रहते। एक जमाने में तो उनका नाम चीफ मिनिस्टर के लिए जब जीतन राम मांझी बने थे तब उनका नाम चल रहा था। आप देखिए कि मधेपुरा रोमगोप का, मधेपुरा गोप का, आप आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है दिनेश यादव मधेपुरा से। नहीं, आप कुचायकोट की एक सीट है, उसकी मैं बात करूं तो वहां पे पप्पू पांडे, अमरेंद्र पांडे, वो 6वीं बार विधायक बनने जा रहे हैं। तो ये समाजवादियों की जदयू से हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको मतलब हर समाज का व्यक्ति वोट कर रहा है। तो मतलब जेडीयू को बहुत आप हल्के में नहीं बिल्कुल नहीं। ये जो प्रयोग हो रहा, पहले राउंड में जो वोट हो रहा है, ये ज्यादातर समाजवादियों की धरती का एरिया, चाहे आप इधर का एरिया ले लीजिए, आपका छपरा का, गोपालगंज का, सिवान का, इधर का देख ले, बड़े हैवी वेट चुनाव। क्या लगता है किसका स्ट्राइक रेट ज्यादा रहेगा, किस पार्टी का आपको लगता है प्रथम चरण में स्ट्राइक रेट अधिक होना चाहिए? अब देखिए, ये तो अभी कयास लगाया जा सकता है कि स्ट्राइक रेट क्या होगा, लेकिन जो इसकी तासीर है, वोटिंग की जो तासीर है इस एरिया में, ये जेडीयू के लिए भी और आरजेडी के लिए, मैंने कहा काफी हैवीवेट चुनाव मैदान में है। नरेंद्र नारायण यादव, ब्रजेंद्र प्रसाद यादव, जेडीयू के पप्पू पांडे, बड़े हैवीवेट चुनाव मैदान। चंद्रशेखर यादव लगातार मंत्री रहते हैं, अभी बड़ा उनका विवादित बयान, शिक्षा मंत्री हुआ करते थे 15 महीने जब आरजेडी पावर में थी, लगातार तीसरी बार। और एक फैक्टर यहाँ की शरद यादव जी के परिवार को इग्नोर होती है। शांतनु शरद यादव जी कोई मतलब फैक्टर है वहां पर? देखिए, सिंपैथी है शरद यादव के, किस वर्ग में, किस दल में होगी? देखिए, शरद यादव ऑटोमेटिक जो कि सोशल जस्टिस से निकले नेता थे, तो ये नहीं कहा जा सकता कि मधेपुरा में सिर्फ यादव में उनका प्रभाव रहा। वो सोशल जो उनका सहानुभूति का फैक्टर है, लेकिन शांतनु यादव कोई उस तरह नुकसान करने की पोजीशन में नहीं। लेकिन एक फैक्टर मधेपुरा और ये सीमांचल के एरिया में, खासकर यादव में ये बुमरैंग है कि शांतनु यादव को मधेपुरा सदर से, क्योंकि पहले कहा भी गया था कि लोकसभा आपको नहीं लड़ाया जा रहा, तो चलिए आपको विधानसभा लड़ाया जाएगा। और चंद्रशेखर यादव बड़े सीनियर, बड़े पढ़े लिखे लीडर माने जाते हैं, शिक्षा मंत्री रहे, उनको फिर से तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए उनको मैदान में उतारा गया। दूसरा एक फैक्टर है, पप्पू यादव भी अपने बेटे की टिकट यहाँ चाह रहे थे। अच्छा। हाँ,
तो कांग्रेस से टिकट चाह रहे थे, अलायंस में टिकट चाह रहे थे। आप देखिए कि आखिरी समय प्रचार को देखिए किस तरह जननायक बनाया और कसीदे पढ़ रहे थे कि तेजस्वी यादव और लालू फैमिली से उनके रिश्ते बेहतर हो जाएं। अपने बेटे के लिए वो चाह रहे थे एक टिकट और अपने समर्थकों के लिए। तो लेकिन फिलहाल चूंकि उसका कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं, लेकिन एक फैक्टर है सीमांचल में, ये खासकर सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया पार्लियामेंट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों पर इसका असर है। नहीं, कंक्लूजन पे आते हैं क्योंकि दर्शक के जानना बहुत देर हो गया। कंक्लूजन जो आपका सवाल था उसको क्लियर होना चाहिए कि पब्लिक को समझ में आए कि आखिर क्या मतलब है। मैं आपको स्ट्राइक की बात बता दूं। नंबर 1 पे आरजेडी जो ग्राउंड की स्थिति है, नंबर 2 पे जेडीयू, बीजेपी नंबर 3 पे, चौथे पे जनसुराज वोट के परसेंटेज के हिसाब से। तो निश्चित तौर पे वहीं अगर हम सीटों की बात करें तो क्या रहेगा? क्या इसी के हिसाब से हो जाएगा। जैसे अब जब परसेंटेज ये रहेगा तो निश्चित तौर पे अप रहेगी। जेडीयू बीजेपी से प्लस है। अच्छा। जेडीयू का जो एक्चुअली बराबर सीटों पे लड़ रहे हैं सब लोग, उसमें 2 चीज है। बीजेपी के जो कैंडिडेट है ना, वो जरूरत से ज्यादा जो है ना वो धार्मिक उन्माद पे बात कर रहे हैं, जो लोगों को नहीं पसंद आ रहा। अच्छा, बिहार की जनता ये एक्सेप्ट नहीं कर रही। कैसे करेगी? वहाँ लोग साथ मिलकर रहते हैं, सब साथ में। जेडीयू के कैंडिडेट हैं पप्पू पांडे, उनको मुसलमान वोट दे रहे हैं, है ना। मतलब एक जैसा अभी सर ने कहा कि वहाँ अलग है, समाजवाद है, सेकुलरिज्म ताना बाना है वहाँ का पूरा जो वहाँ अभी काली पांडे अभी उनकी डेथ हो गई, धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं है भाई। वो निर्दलीय सांसद बने, लेकिन कोशिश तो लगातार की जाएगी। योगी जी जा रहे हैं, वो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। पब्लिक नहीं एक्सेप्ट कर रही है। पब्लिक इस बात को बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट कर रही है कि आप ये धार्मिक उन्माद को बढ़ाएं, और बीजेपी बिल्कुल इस पे लगी है। जेडीयू बच रही है। अच्छा। जेडीयू के कैंडिडेट जो है वो समझदारी दिखा रहे हैं और वो इस पे नहीं जा रहे, तो इसलिए जेडीयू का यहाँ प्लस है। जेडीयू जमात का वोट कलेक्ट कर पा रही है, और जो भाजपा के जो नेता हैं उनका जो चुनाव लड़ रहे हैं बहुत ग्राउंड पे उनका कुछ है नहीं। किसी का टिकट कटा है, किसी का कुछ हुआ है, तो वो एक तरफा यही सनातनी को ये देंगे। समझ रहे हैं आप? मेरे उनकी अपनी पिच है। मैं ठेकेदार, जो मेरा ठेकेदार होगा वो सनातनी होगा। तो पहले चरण में आपको क्या लगता है? हम निष्कर्ष पे बात करते हैं, क्या रहेगा? आपको क्या, आपका क्या? आरजेडी 1 पे, जेडीयू 2 पे, भाजपा 3 पे, जनसुराज 4। ये कांग्रेस की वही मतलब आरजेडी मतलब महागठबंधन, इंडिया अलायंस। सच्चाई है, सीटों की देखा जाए तो पांडे साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। राष्ट्रीय जनता दल का बड़ा स्ट्राइक रहेगा। अच्छा। और जनता दल यूनाइटेड की जो पोजीशन है कमोबेश वैसी ही रहेगी, नंबर 2 की पोजीशन पर आ सकती है। और चूंकि जो पहले चरण में है इसमें काफी हैवीवेट है, बहुत हल्की सीटें नहीं है पहले चरण में, और भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाला एरिया भी कम है। अच्छा। हाँ, ये मैंने कहा सोशलिस्टों की धरती पूरी, ये सोशलिस्टों। आप मधेपुरा, सुपौल, आप इधर आ जाइए, अवध बिहारी चौधरी, ललित नारायण, चंद्रशेखर। तो इसका मतलब कि ये जो प्रथम चरण का चुनाव है, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि उनके संपर्क की, उनके मतलब की सीटें प्रथम चरण में अधिक हैं। समाजवादियों का क्षेत्र है, धर्म निरपेक्ष प्लेटफॉर्म है, और इस पर आरजेडी और कांग्रेस को गेन करना आसान है, बजाय कि हम बीजेपी की बात करें या हम जेडीयू की बात करें या हम जनसुराज की बात करें। तो ये हमारी आज की चर्चा का निष्कर्ष है। आगे क्या होता है ये तो नतीजे बताएंगे आपको 14 नवंबर को, जब मतदान का रिजल्ट घोषित होगा और पता चलेगा कि किस सीट पर कौन है। आज के लिए इतने ही, फिर हम मिलते हैं अगली चर्चा में। नमस्कार।